जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते होंगे अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आपके प्लेटफॉर्म, आपके परिवार पीसीएस पॉइंट पटना वाला में मैं अनिल सर तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। टारगेट यूपी पुलिस व एसएससी जीडी ऑल वनडे एग्जाम्स के मद्देनजर रखते हुए आज की सेशन बातें होगा हिस्ट्री का, और यह लेक्चर नंबर 3 होगा आपके जो बीच आ रहा है। और इसमें हम बारीकियों से टू द पॉइंट्स जानने का प्रयास करेंगे कि भारत में किस प्रकार से यूरोप के कंपनी आई, यूरोप के लोग कैसे आए, उनकी अपने कंपनी अपनी फैक्ट्री को किस प्रकार भारत में स्थापित किए और धीरे धीरे आते हुए भारत में शासन करने लगे, भारत में राज करने लगे। तो इसकी हम आज की क्लास में बात करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि भारत में यूरोप से आए हुए लोगों का कारण क्या जानते थे। आप जानते होंगे कि पुनः जागरण का काल चल रहा था। पुनः जागरण का आशय ये होता है, मैंने देखा कि पुनः जागरण का दौर चल रहा था। इसका अर्थ ये होता है कि पुरानी व्यवस्था को त्याग कर और नई रीति रिवाजों में प्रवेश करना ही पुनः जागरण का यह काल या समय कहा जाता है। इसके बाद यह कहा जाता है कि जब यूरोप का शासन चल रहा था, यूरोप में अन्य देशों में जैसे कि पुर्तगाली हुए, वेनिस हुए, डच हुए और अंग्रेजी हुए, इनमें से व्यापार आपस में जबरदस्त चल रहा था। एक देश जिसका नाम होता है वेंजेल्टाइन रहता है, जिसकी कैपिटल होती है कस्तूनिया। और कस्तूनिया में तुर्की अटैक कर देता है। और क्या होता है कि यह यूरोप का है, ये एशिया है और यह यूरोप है, और इसी के मध्य होता था व्यापार। और इसी के बीच में क्या होता है, ये यूरोप का ही क्षेत्र आता है, इसी के बीच में क्या होता है, कस्तूनिया था। और यहाँ पे तुर्की के द्वारा क्या होता है, तुर्की के द्वारा इस पर अटैक किया जाता है, आक्रमण कर लिया जाता है और व्यापार को बंद कर दिया जाता है एशिया और अन्य क्षेत्रों से। यानी कि स्थल मार्ग जब बंद कर दिया जाता है तो यूरोप के कुछ शासक रहे, उन्होंने सोचा कि भाई वो उस समय ज़्यादातर देखा जाए तो मसाला वगैरह का व्यापार होता था, क्योंकि वो ज़्यादा मांस मदिरा के आदी थे। और कहा जाता है कि मांस मदिरा में ज़्यादातर मसाला की आवश्यकता होती है, क्योंकि एक तो बनाना, दूसरी तरफ से उसको सेपरेट रखना। तो मसाला में मांस मदिरा को रख कर शायद सेव रखा जा सकता है, कुछ दिनों तक रख सकते हैं। कारण यही रहा कि एशिया से ये स्थल मार्ग से व्यापार करते थे, बंद हो जाता है रास्ता, सीधे ये लोग अब जल मार्ग की तलाश में आते हैं। और जल मार्ग की तलाश में क्या होता है कि गतिविधि आगे बढ़ने लगती है और धीरे धीरे केप ऑफ होड होते हुए यूरोप के जो पुर्तगाली राजा रहते हैं, सब अपना अपना राजदूत भेजते हैं, दिशा सूचक बनाकर। इस तरह से गतिविधि होती है। हम बातें सब करेंगे, लेकिन पहले हम दिखाने का प्रयास करेंगे कि भारत में जो कंपनियां किस प्रकार से आई और किस प्रकार से स्थापित करी, क्योंकि यह कथन स्टेटमेंट में ये पूछ सकता है। तब देखेंगे सबसे पहले पुर्तगाल आए और 1498 में आए। दूसरी डच आते हैं 1602 ईस्वी में। यानी 1 नंबर पर पुर्तगाली और 2 नंबर पे डच आने का क्रम है। उसके बाद 3 नंबर पे इसको देखे देखे तीसरा भैया आ जाता है, अंग्रेज आ जाता है। ये सब भाई रहते हैं ना, यानी कि सभी ये यूरोप के छोटे छोटे कंट्री थे। और देखते हैं कि व्यापार ही कर रहा है, जबरदस्त कर रहा है, तो हमको भी क्या होती है, इसको लालच बढ़ता है। और उसको देखकर डच आता है, डच को देखकर अंग्रेज आता है, अंग्रेज को देखकर डेनिस आता है। कौन देता है, डेनिस आता है 1616 ईस्वी में, चौथे नंबर पर।
उसके बाद फ्रांसीसी आते हैं 1664 ईस्वी में, 1664 ईस्वी में आ जाते हैं फ्रांसीसी। उसके बाद लास्ट में आते हैं स्वीडिश 1731 ईस्वी में, लेकिन ये ज़्यादातर कारगर साबित नहीं होते हैं, यानी कि 1731 में आते हैं स्वीडिश। डन हो गया। क्रम देखते हैं तो सबसे पहले पुर्तगाली 1498 ईस्वी में, दूसरी डच जो आते हैं 1602, तीसरे नंबर पर अंग्रेज ब्रिटिश जो 1600 ईस्वी में, और डेनिश 1616 ईस्वी में। उसके बाद डेनिश के बाद फ्रांसीसी 1664 ईस्वी में, और फ्रांसीसी के बाद हम देखते हैं कि स्वीडिश आते हैं 1731 ईस्वी में। डन हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि कंपनी स्थापित करते हैं भारत में किस प्रकार से। तो एक नंबर में पुर्तगाली पाए, जाहिर सी बात है कि पहले आया था तो पहले पाएगा, यानी कि 1603 ईस्वी में अपना स्थापित कर दिया कंपनी। अंग्रेज 1600 ईस्वी में कर दिया, जब आया तभी कालीकट में, ये सूरत में। डच आते हैं, कंपनी स्थापित करते हैं, ठीक, ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित करते हैं ना, ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित करते हैं 1600 ईस्वी में। ये अपना कंपनी स्थापित करते हैं 1602 ईस्वी में, मुस्लिम पट्टनम। डेनिश अपना कंपनी स्थापित करते हैं सुल्तानाती, ये बंगाल के क्षेत्र में 1616 ईस्वी में। फ्रांसीसी करते हैं 1664 ईस्वी में सूरत में, और स्वीडिश करते हैं 1731 में गोहन्सबर्ग में। ये रहा भारत में स्थापित कंपनियों का आने का क्रम। और सबसे पहले अब हम जानेंगे कि किस प्रकार से, हमने तो यहाँ बताया कि पुनः जागरण का दौर चल रहा था, और पुनः जागरण का दौर का आशय ये हुआ, देखा जाए तो किसी पुरानी व्यवस्था को छोड़कर नई रीति में प्रवेश करना। और यह दौर इटली शहर के फ्लोरेंस में हुआ था। इटली के शहर फ्लोरेंस में होता है, यह दो दौर चलता है। वहाँ अपनी अपनी पुरानी संस्कृति को, सभ्यता को नष्ट करके नए रीति रिवाजों में आते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ ईसाइयों का यह प्रमुख केंद्र होता है, कहाँ, कस्तुतुनिया। और यहाँ पे मुस्लिम राष्ट्र जो होता है तुर्की, और कस्तुतुनिया हो गया ये ईसाई। हम भारत में कहते हैं ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। ये देखिए यहाँ पे क्या किया जाता है, तुर्की के द्वारा, मुस्लिम कंट्री है जो कि वहाँ के, अब तुर्की भी तुर्की नहीं रहा, तुर्की पक्षी का नाम है, और तुर्की के वर्तमान राष्ट्रपति तायब एर्दोगान साहब। तुर्की का नाम चेंज करके, करेंट अफेयर्स वाली बातें हैं, लिख लीजिएगा राइट डाउन करके, क्योंकि जो जितनी बातें लिखी गई बोर्ड पर, इसके अतिरिक्त भी हमारे द्वारा बोला जाता है, तो टू द पॉइंट लगे। ये तो रिवीजन स्लाइड है ही, लगे शायद कि अगर पॉइंट हम नहीं जानते हैं, नया चीज है, तो उसको लिखने का प्रयास करेगा। तो तुर्की की क्या बोलते हैं, तुर्की के नाम अब तुर्की हो जाता है, ठीक, तायब एर्दोगान साहब रख देते हैं। उसके बाद इस जानते हैं कि शायद अपमान महसूस होता है कि नहीं, तुर्की एक पक्षी का नाम, पक्षी थोड़ी ना है, इस प्रकार की बातें होती हैं। तो मुस्लिम राष्ट्र होने के नाते तुर्की अब अटैक कर देता है किस पर, कस्तुतुनिया पर। और ये क्या रहते हैं, ईसाई रहते हैं। और ये जब अटैक करता है तो अटैक करके ये अपना राइड कर लेता है, अधिकार जमा लेता है कस्तुतुनिया क्षेत्र पर, और ये रास्ता ब्लॉक कर देता है, किसी से आना जाने का रास्ता बंद कर देता है, व्यापार होगा नहीं। अभी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और एक पॉइंट बनता है कि जब ईसाई धर्म जो थे, ये कस्तुतुनिया के रहने वाले थे, अब ये क्या करते हैं, यहाँ के जो लोग होते हैं अपनी कला संस्कृति और अपने कल्चर को बचाए रखने के लिए अब ये प्रवासन होते हैं इटली के तरफ। कहाँ, इटली के तरफ प्रवेश हो जाते हैं, और अपनी कला संस्कृति, अपने जो भी चीजें रहती हैं, अपना चीज बचाने के लिए इटली की तरफ मोड़ लेते हैं। डन। इसके बाद हम देखते हैं कि यूरोप में दौड़ चलता है कि कहाँ ना जाए, कि एशिया मार्ग से भारत से व्यापार करना है तो हमको स्थल मार्ग के अपेक्षा अब जल मार्ग की खोज करना होता है, यानी कि भौगोलिक खोज के तरफ ये मुंह मोड़ लेते हैं। मुंह
मुड़ते हैं कि चलिए भाई भौगोलिक खोज अब किया जाए। तभी अब वहाँ देखते हैं एक पुर्तगाल के राजा हेनरी द नेविगेटर नाम के एक राजा रहते हैं पुर्तगाल के, और इन्होंने क्या किया, दिशा सूचक पथ प्रदर्शक यानी कि पथ यानी रास्ता की खोज करने के लिए बहुत अच्छा चीजें ये अपनाता है। और पुर्तगाल के प्रथम पुर्तगाली नाविक जिसका नाम रहता है, ये क्या होता है, भौगोलिक रास्ते की खोज करता है, भारत में पुनः जोड़ने के प्रयास किया जाता है, जो कि पहले क्या किया जाता है, पुर्तगाली यहाँ आता है। इसके पहले मैं बताना चाहूंगा कि पुर्तगाली से पहले कुछ आता, कोई लोग आता है। कौन आता है देखिएगा। प्रथम पुर्तगाली नाविक आता है बार्थोलोम्यूडियाज। बार्थागो जो मिडियाज रहता है, ये केप ऑफ गुड होते हुए आता है और इधर ही के रास्ता ये मुड़ जाता है, और ये इधर का रास्ता कहाँ रहता है, इधर का रास्ता रहता है। 1487 के दशक में आता है और आधे रास्ते से उत्तरमासा द्वीप के पास तक आता है, और पता चलता है कि यह उत्तरमासा द्वीप है जो कि अफ्रीका के क्षेत्र में यह है। और यहीं से अफ्रीका के क्षेत्र से यह फिर पुनः चला जाता है, कहाँ, यूरोप चला जाता है। ये हिम्मत हार जाता है, पानी जहाज से आता है, लेकिन इसको पता नहीं चलता है कि भारत किधर है। भारत भुलाया नहीं था। लोग कहते हैं कि भारत की खोज, अमेरिका की खोज, अमेरिका और भारत कहीं भुलाया नहीं था। यानी कि मार्ग की खोज किया जाता है, स्थल की खोज करके भारत में या अमेरिका में पहुंचा जाता है। पहला पॉइंट, नेविगेटर साहब भेजते हैं किसको, बार्थोलोम्यूडियाज को, जो 1487 में उत्तरमासा द्वीप तक आता है, खोज करता है, फिर चला जाता है। नहीं सफलता मिलती है तो दूसरे पुर्तगाली कोलंबस को भेजा जाता है राजा हेनरी के द्वारा कि भाई आप जाइए और भारत की खोज करिए, भारत के जाने के रास्ता खोज करिए। कोलंबस 1492 ईस्वी में भारत की खोज के लिए निकलता है। यह इंडिया की खोज के लिए निकलता है 1492 ईस्वी में, लेकिन यह रास्ता भूल जाता है और जाना था इधर, तो ये चला जाता है इधर की तरफ, यानी कि यह अमेरिका की तरफ चला जाता है और ये 1492 ईस्वी में अमेरिका के रास्ता की खोज कर लेता है। आमतौर पर बोला जाता है अमेरिका की खोज कोलंबस कर लेता है। फिर समस्या बन जाती है कि भाई जिसके चलते हमको जो टारगेट रखा वही नहीं मिला, फिर तीसरे व्यक्ति को, तीसरे नाविक जो कहलाता है का वास्को डिगामा, और तीसरे वास्को डिगामा नाविक को 1498 में वो चलता है, तो 93-94 से चलता है, लेकिन 1498 आते आते यह उत्तर मासा जो यहाँ पे बार्थोलोडियाज खोज किया था, उसी रास्ते से उत्तर मासा होते हुए, द्वीप से होते हुए यह भारत की तरफ मुंह मोड़ लेता है और भारत की तरफ ये अच्छे रास्ते पर चला जाता है। तभी होता है कि एक गुजराती मछुआरा जो समुद्रों में मछली पकड़ने का कार्य करता है, जिसका नाम रहता है अब्दुल मजीद, और अब्दुल मजीद की सहायता से पथ प्रदर्शक के सहायक होता है, यह सहायता प्रदान करता है और सहायता प्रदान करते समय यह बताता है कि भाई हम भी कहाँ जाना है, तो आपको मिल जाता है समुद्र में कि भाई कहाँ के रहने वाले भारत के, तो बहुत खुशी होता है कि भाई चलो भाई हम भारत की खोज के लिए निकले हैं और भारत मिल गए, तो कहा कि चलिए ठीक है हम आपको आसानी से भारत पहुंचा देंगे। क्या पता कि किसी को नेकी करने पर बदनेकी मिल जाएगा। 1498 में यह आया व्यक्ति 1961 में जाता है। ये व्यक्ति नहीं, यानी कि ये पुर्तगाली ही था। अब देखते हैं कि वाजिद जो अब्दुल मजीद होता है, इसकी सहायता से ये मछुआरा गुजराती रहता है, कालीकट बंदरगाह पर आता है। जो एग्जाम में पूछेगा कि कालीकट बंदरगाह जो था किस राज्य में था और उस बंदरगाह का नाम क्या था, तो यह कालीकट जो है कि केरल में पड़ता है। कंपक डाबू यह बंदरगाह का जो प्रसिद्ध है, कहाँ का, केरल का बंदरगाह। और कंपक डाबू जो है
जो बेड़ा अपना लगाते हैं, ये कहाँ, कालीकट केरल के तट पर, और वो क्या करता है, वहीं पे जब जाता है तो ये जो अब्दुल मजीद रहता है गुजराती, यह केरल के तट पर इनको लेकर जाता है और वहां के राजा जमोरिन से मुलाकात कराता है। डन। मुलाकात कराने के बाद भव्य स्वागत करता है भाई, क्योंकि हमारे देश से, हमारा देश ऐसा संस्कृति सभ्यता वाला देश है जो कि देखा जाए तो मेहमान को, अतिथियों को बहुत सेवा प्रदान किया जाता है। कालीकट केरल के राजा जमोरिन आदर सत्कार के साथ वास्को डी गामा का स्वागत करता है, अभिनंदन करता है, बहुत चीजें इनको मान सम्मान देता है, फिर अपना व्यापार करते रहते हैं। 1498 में आए थे, 1499 में चले नहीं जाते हैं, रुकते हैं। सोचता है वास्को डी गामा की जमोरिन को खुश कैसे किया जाए। वास्को डी गामा तब तक यह अरब के जो मछुआरे रहते हैं, अरबी जो रहते हैं, अरबी भी इधर व्यापार के लिए आए रहते हैं। वास्को डी गामा अरबी जहाज को पकड़ लेता है और इनको उल्टा सीधा बताकर, किनको, जमोरिन को, और सौंप देता है उनकी जहाज को, अरबी जहाज को पकड़वा के, और भेंट दे देता है किनको, जमोरिन को। और जमोरिन बहुत विश्वासपात्र हो जाता है किसका, वास्को डी गामा का। वास्को डी गामा पर बहुत विश्वास करने लगता है जमोरिन। जब जाता है वास्को डी गामा तो इतना मसाला से लैस, माने कि कम रेट पर, जो कि मान लीजिए कि 50 रुपये मिल रहा है, तो चलो भैया आप हमारे हैं और आप इतना हमारे लिए कार्य किए तो आपके लिए भी तो दायित्व तो बनता है। तो मान लीजिए कि बहुत ही कम रेट पर वो मसाला प्रदान करता है वास्को डी गामा को। और जब वास्को डी गामा पुनः पुर्तगाल की तरफ जाता है तो ये क्या करता है कि 60 गुना रेट पर बेचता है। तो जाहिर सी बात है कि 60 गुना रेट पर बेचेगा तो 60 गुना उसको फायदा होगा। इसको देखकर पुर्तगाली अचंभित हो जाते हैं और उसके बाद तो क्रम स्टार्ट हो ही जाता है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर कि वास्को डी गामा द्वारा बंदरगाह पर आ जाता है। उसके बाद भारत में पहला अगर आता है कोई व्यक्ति पुर्तगाली पूछे तो पहला पुर्तगाली तो बनता है वास्को डी गामा। लेकिन यूरोप से अगर कोई व्यक्ति आता है, यूरोप से अगर पूछे कि यूरोप में अगर प्रथम कई बार आता है, तो यूरोप में प्रथम बार आता है कौन, बार्थोलोमेव डियाज। दूसरी बार आता है भारत की खोज के लिए कोलंबस। तीसरा जो व्यक्ति रहता है नाविक, जिसका वास्को डी गामा नाम रहता है, इसको भेजा जाता है और यह सहायता प्रदान करता है, सफलता प्राप्त कर लेता है। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में आने वाला जो हुआ प्रथम पुर्तगाली कौन था, वास्को डी गामा, जानते हैं। कब आया था ये भी देखिएगा, 20 जून को आता है। कब आता है ये, तो ये समुद्री मार्ग से 20 मई को, जून का 20 मई 1498 में ये केरल पहुंचा था, 20 मई को। उसके बाद भारत में दूसरा अगर आता है कोई पुर्तगाली तो पेड्रो अल्वारेज आता है। पेड्रो अल्वारेज के बाद आता है, जो कि बात किया जाता है कि इन्होंने राज नहीं तो किया, इन्होंने व्यापार तो किया, लेकिन इसके साथ साथ भारत में व्यापार करने के लिए जमीन का जुगाड़ कर लिया। पेड्रो क्या करता है कि जमीन का जुगाड़ कर लिया, यानी भूमि अधिग्रहण कर लिया यहाँ के राजा, वहाँ के शासक से मिलकर। और क्या होता है कि पेड्रो अल्वारेज जो होता है 1500 ईस्वी में आता है और व्यापार के लिए जमीन तैयार कर लेता है भारत। उसके बाद जब तैयार कर लेता है जमीन, जगह बन जाती है, कंपनी स्थापित कर लेते हैं सब 1503 ईस्वी में। तो इस कंपनी को चलाने के लिए आता है कब, तो फ्रांसीसी डी अल्मीड़ा आता है। क्या बनकर, वायसराय बनके। वायसराय बोले तो इस कंपनी के राष्ट्रपति बनके।
भारत में प्रथम अगर पुर्तगाली आता है तो फ्रांसीसी डी अल्मीडा होता है, जो कि 1505 ईस्वी में आता है और 1509 ईस्वी तक का शासनकाल इसका रहता है। लेकिन यह एक नीति चलता है जिसका नाम रहता है ब्लू वाटर पॉलिसी। शांति नीति, शांति व्यापार नीति के नाम से जाना जाता है। यानी कि यह अपनाता है क्या, भारत जब भेजा जाता है इसको बना को वायसराय, तो शांति पूर्वक यह व्यापार नीति अपनाता है जिसे ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से जाना जाता है या शांति जल की नीति कहा जाता है। यानी कहता है कि भारत में अगर राज करना है, भारत में व्यापार करना है, तो जिसने समुद्र पर अधिकार जमा लिया, यानी कि जिसने इस समुद्र के क्षेत्र में, अरब सागर के क्षेत्र में देखा जाए तो अरब सागर यहाँ है ना, इधर की तरफ अरब सागर में जिनको इस रास्ते से गुजर के आना है, जिस भी जहाज को, तो बिना टैक्स दिए जा नहीं सकते हैं और बिना अनुमति के भी नहीं जा सकते हैं। तो कमाएगा भाई, जाहिर सी बात है। तो कहता है कि जिसने अगर समुद्र पर राज कर लिया, अपना कब्जा कर लिया, वो समझो भारत पर कब्जा आसानी से कर लेगा। अल्फांसो जो होता है, फ्रांसीसी अल्मीडा जो क्या करता है कि फ्रांसीसी डी अल्मीडा 1509 के बीच में आता है, लेकिन ज्यादातर कार्य नहीं कर पाता है। इसके बाद 1509 से लेके और 1515 ईस्वी के बीच आता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क, 1509 से 1515 ईस्वी में। और इसी को तो पुर्तगालियों में देखा जाए तो वास्तविक संस्थापक माना जाता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। तो नेक्स्ट क्लास बातें करेंगे कि अल्बुकर्क जो होता है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क का नेतृत्व भारत में किस प्रकार से होता है। दूसरी पुर्तगाली रहता है जो वायसराय बन के आता है। तो आज के सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते होंगे कि यह कंटेंट आप सबको अच्छा लगा होगा। आप स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। तो आज के सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, टेक केयर, शुभ रात्रि, गुड नाइट।